नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलसी ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। ए.के. शर्मा को बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं ए.के. शर्मा हाल ही में बनाए गए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष। हाल ही में बनाए गए थे एमएलसी। बीजेपी लगातार कर रही है यूपी पर मंथन। तो एमएलसी ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वो दस्तावेज भी आप देख पा रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है ए.के. शर्मा को। बेहद बड़ी और अहम जानकारी। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में संपादक के उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से लगातार मैराथन बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चल रहा था, अभी भी लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, ए.के. शर्मा को उपाध्यक्ष का पदभार मिल चुका है। जी बिल्कुल, ये पिछले दिनों जो लगातार कवायद हुई है उत्तर प्रदेश में, बीएल संतोष 2 बार आए, मीटिंग की, प्रदेश प्रभारी थे राधा मोहन सिंह, वो आए। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह, श्री सुनील बंसल, इन सबको दिल्ली बुलाया गया। तो लगातार जो कवायद चल रही है उसका ये रिजल्ट है। और ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देकर के जो है ये उनको महत्व दिया गया है और ये पीएम मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ये एक बड़ा संकेत है। और इसके साथ अब ये भी है कि अब ए.के. शर्मा को जो मंत्री बनाने की बात चल रही थी, तो अब वो उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अब उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में एक पद एक उसका सिद्धांत है। तो उसके तहत अब ये जो मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें हैं, मुझे लगता है कि वो अब समाप्त हो गई हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार चुनाव से पहले, नए चुनाव से पहले नहीं होगा। जी सर, 2 प्रदेश मंत्री भी बनाए गए हैं, अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि का भी इसमें नाम है। अर्चना मिश्रा तो चूंकि अब ब्राह्मणों को लेके बीजेपी में ये था कि ब्राह्मण थोड़े से नाराज चल रहे हैं, तो उसको लेकर के अर्चना मिश्रा को जोड़ा गया है। और अमित वाल्मीकि SC/ST से आते हैं, तो उस नाते उसे महत्व दिया गया है। तो ये SC/ST के जो वोटों में सेंध लगाने के लिए अमित वाल्मीकि को इसमें जोड़ा गया है। तो इससे वाल्मीकि वोट जो है बीजेपी की तरफ टर्न आउट होंगे, ऐसा बीजेपी को लगता है। और अर्चना मिश्रा तो प्योर जो है वो ब्राह्मण होने के नाते उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी सूबे से इस वक्त की सामने आ रही है। ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एमएलसी अभी हाल ही में ए.के. शर्मा नियुक्त हुए थे, इसके बाद उपाध्यक्ष बना दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष का पदभार ए.के. शर्मा को मिला है। प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए ग्राउंड जीरो से यानी कि बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं संजीव कपासिया। संजीव, क्या कुछ हलचल मुख्यालय में? बिल्कुल, देखिए पूजा, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी ए.के. शर्मा को अब प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। पिछले 1 महीने की मैराथन बैठकों की बात करें, चाहे दिल्ली की बैठकें हो या राजधानी लखनऊ की, उसका नतीजा ये था कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे सरकार में फेरबदल कर जो सरकार की थोड़ी छवि धूमिल हुई थी जनता में, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। अब ए.के. शर्मा जो बेहद अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, गुजरात में तमाम योजनाओं का बेहद सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया। अब उनके अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश के संगठन को मिलने वाला है। इसके साथ ही 2 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं, अर्चना मिश्रा और वाल्मीकि। भाजपा जो है पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है, चाहे अगड़ों की बात करें, पिछड़ों की बात करें या फिर दलितों की। भारतीय जनता पार्टी चाहती है सभी वर्गों का वोट मिलेगा, तब 2022 में भाजपा की वापसी होगी। इसी पर काम अब शुरू हो गया है। परसों से यानी 21 और 22 को देश के संगठन मंत्री बीएल संतोष राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ए.के. शर्मा अब अपने जो विचार हैं संगठन को लेकर, वो बीएल संतोष के सामने रखेंगे, संगठन के सामने रखेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ए.के. शर्मा के जो अनुभव है उनका लाभ भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगातार सोशल इंजीनियरिंग जिसका जिक्र संजीव कपासिया करते हुए नजर आए, जारी है भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की तरफ से। इस बीच ए.के. शर्मा को अहम जिम्मेदारी मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का रुख करेंगे।
प्रयागराज में ट्रांसपोर्ट नगर में महिंद्रा एक्सीडेंटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। उन्नाव में बारिश में नगर पालिका की पोल खुलती नजर आई। शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई दी, जिसकी वजह से नाली और सीवर का पानी लोगों के घरों तक में दाखिल हो गया। साफ सफाई का सारा बजट नगर पालिका ने खत्म कर दिया। बिजनौर में पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुलिस ने गंगा किनारे बसे लोगों को अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही पुलिस और पीएसी के जवानों ने नाव की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों की सुरक्षित निकालने की कवायद शुरू कर दी है। हरदोई में प्रधान के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी का मामला सामने आया। 47,000 की नकदी संग सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मकान में ताला बंद करके सभी घर से बाहर गए हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। हमीरपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बेतवा ब्रिज पर बने बांध पर अशोक का पेड़ लगाकर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद उन्होंने सभी लोगों से पौधारोपण करने की अपील करी। इस दौरान नगर पालिका के चेयरमैन भी मौजूद रहे। बांदा में एक आबकारी पुलिसकर्मी के घर से 3 बाइक बरामद की गई। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक चोरी की हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और मौके से बरामद तीनों गाड़ियों को क्राइम ब्रांच ने अपने कब्जे में ले लिया है। गाजियाबाद में लोगों के मन में प्रशासन का कोई डर नहीं। दरअसल एक कैब ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर साइड मांगी तो सामने चल रहे कुछ युवकों ने गुस्से में आकर ड्राइवर के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि देश के महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना वायरस से निधन हो गया। मिल्खा सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुविख्यात धावक पद्मश्री से सम्मानित फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी का निधन खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। उनका जीवन राष्ट्र के लिए अप्रतिम प्रेरणा रहा है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। तो वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद जितिन प्रसाद ने एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का रुख किया है, जहां सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। विधानसभा मार्ग पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जितिन प्रसाद ने मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात भी हुई। हाल ही में भाजपा में आए जितिन प्रसाद आज पहली बार भाजपा में ज्वाइन होने के बाद राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। उनके साथ क्षेत्र के तमाम लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन किस तरीके का वर्चस्व है, किस तरीके की ब्राह्मणों में उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती है। जितिन प्रसाद इस समय खुद भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम लोग हैं जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी उनके साथ ज्वाइन करेंगे। जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं। जितिन जी आज भाजपा ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आगे क्या आपके आने से भाजपा में मजबूती मिलेगी? अभी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की छवि सुधरेगी। ब्राह्मणों की बात करें, सर्व समाज की बात करें, कुछ बोल दीजिए। बिल्कुल सबको साथ लेके चलेंगे और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के बाद अपने गृह प्रदेश आने का अवसर मिला। बिल्कुल, ये थे जितिन प्रसाद, जिनका साफ तौर पर मानना है कि उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की छवि ब्राह्मणों में नहीं सर्व समाज में सुधरेगी। आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर को जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव के लिए प्रदेश सरकार के एक मंत्री और एक पार्टी पदाधिकारी को भी प्रभारी नियुक्त करेगी। पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लिया है, लेकिन अभी औपचारिक घोषणा करना बाकी है। वहीं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवारों के लिए जिलों और क्षेत्रों से पैनल मांगा गया है। पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष
चुनाव की कमान जेपीएस राठौर को सौंप दी है। तो जेपीएस राठौर बने हैं जिला पंचायत अध्यक्ष और तमाम जो अभी आगामी चुनाव बचे हैं उनके प्रभारी। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। पिछले काफी समय से 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिसूचना के हिसाब से 26 जून को एनआईसी के चयन और जिला आवंटन सूची का प्रकाशन 26 जून को जारी किया जाएगा। इस भर्ती में चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण 28 से 29 जून को किया जाना है। तो वहीं इस भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 30 जून को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने और दाढ़ी काटने के मामले में उमेद पहलवान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में एसपी नेता उमेद पहलवान काफी दिनों से फरार चल रहा था, वांछित था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन उमेद पहलवान गायब था। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। उमेद पहलवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरी घटनाक्रम के पहले उमेद पहलवान पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उमेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हैदर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में आपके पास? देखिए पूजा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 3 घंटे से मेरे जो पीछे ये ऑफिस है यहीं पर उमेद पहलवान से एसपी देहात और आला अधिकारी 3 घंटे से लगातार इसमें गहनता से पूछताछ कर रहे थे। हालांकि कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जो उनका मोबाइल है उससे पता किया जा रहा है कि उसमें वो मोबाइल में वो वीडियो तो नहीं है जिससे वो बुजुर्ग पिटाई हुई थी, तो वो म्यूट थी, तो उसमें नाम खुल के आ सके और यही पता लग सके उसमें जय श्री राम के नारे लगवाए थे या नहीं लगवाए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए, पुलिस लगातार क्राइम ब्रांच जो है उसको दबिश दे रही थी, उसको पकड़ने के लिए बहुत सारी उन्होंने टीम गठित कर रखी थी। अब उमेद पहलवान जब गिरफ्तार हुआ है उससे पता लगा है कि पहले वो बुलंदशहर के किसी गाँव में भी रहा था, वहां पर उसने एक छोटा फोन जो एंड्रॉइड नहीं था उसको इसमें किसी और के नाम से उसने सिम वहां पर अवेलेबल कराई थी। और उसके बाद वो आज गाजियाबाद जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो दिल्ली उस पर आज दबिश देने के लिए वहां गई थी, क्योंकि वहां पर जहाँ लोक नायक ये जननायक अस्पताल है उसके नजदीक में ही इसके रिश्तेदार रहते हैं, जो कि तुरकमान गेट माना जाता है। और वहां पर जब इसकी घेराबंदी की गई तो वहां पर मौके पर पुलिस जब उसके पीछे भागी तो वो एक स्विफ्ट गाड़ी है उसको लेकर वो वहां से भागा, रॉन्ग साइड वो भागा था। वहां से पुलिस पैदल भी भाग रही थी, उसमें एक जो इंस्पेक्टर है क्राइम ब्रांच के नागेंद्र चौबे वो भी घायल हुए हैं। हालांकि उसको पकड़ लिया गया, पूछताछ की जा रही है, बहुत से नाम उसमें खुलने बाकी है। क्राइम ब्रांच की टीम हैदर, ये भी कहा जा रहा है कि जो 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनको जमानत दे दी गई है। जी, उसमें से 9 लोगों को जमानत तो मिली है, अंतरिम जमानत मिली है। जो परवेज गुजर है जो मैन है वो उससे पहले भी 10 तारीख में, पिछली 10 तारीख जो है उसमें रंगदारी के मामले में जेल में पहले से ही है, तो उसको इस नए केस में तो जमानत मिल गई, लेकिन अभी भी फिलहाल वो जेल में ही है क्योंकि उससे रंगदारी का पहले से मुकदमा लगा हुआ है, उसमें जमानत उसको नहीं मिली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ लगातार जारी है। भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। तो वहीं इससे पहले मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट मामले में मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। पुलिस प्रवेश गुर्जर का रिमांड चाहती थी ताकि मामले में उससे पूछताछ की जा सके। इससे पहले कोर्ट ने कल गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को भी जमानत दे दी है। इस पूरे मामले में अब गिरफ्तार हुए 9 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। की पिटाई का मामला था, उसमें हमारी बेल को सुना और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा उसमें 30,000 रुपए का एक पर्सनल बॉन्ड और 30,000 के 2 जमानतियों पर सशर्त परवेश को रिहा किया जाने के आदेश पारित किए। तो वहीं अगला मामला आगरा में हुए मौत के मॉक ड्रिल से जुड़ा हुआ है, जिसमें आगरा डीएम ने पारस हॉस्पिटल प्रबंधक अरिंजय जैन को क्लीन चिट दे दी है।
वो भी बिना किसी पीड़ित से बात किए। क्या डीएम साहब को सिर्फ अरिंजय जैन की बात सुनाई देती है? ये खास रिपोर्ट देखिए। फैसला हुआ, कोई कहीं नहीं गया। आपको इतना बड़ा अभी तक आपने 7 खून माफ की कहावत सुनी होगी, लेकिन आज के इस निर्ममता, संवेदनशीलता और मानवता के खत्म हो चुके समय में ये कहावत अपडेट हो चुकी है और ये हो गई है 22 खून माफ। जी हाँ, 22 खून माफ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पूरी कहानी समझिए। दरअसल आगरा के पारस हॉस्पिटल में किए गए मौत के मॉक ड्रिल में 22 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधक के सारे गुनाह, सारे खून माफ कर दिए गए। हॉस्पिटल के प्रबंधक अरिंजय जैन को डीएम साहब ने क्लीन चिट दे दी है। डीएम साहब की क्लीन चिट, जिसे जांच रिपोर्ट का नाम दिया गया है। ये जांच रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ प्रबंधक अरिंजय जैन के बयान पर बनाई गई है, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल संचालक ने अपने बयान में अवगत कराया है कि श्री पारस हॉस्पिटल ने 5 मिनट की मॉक ड्रिल की और 22 मरीज छट गए। इसका ये अर्थ निकाला जा रहा है कि उपरोक्त संख्या में मॉक ड्रिल में मरीज मर गए, जो कदापि असत्य है। ऑक्सीजन बंद करके कोई मॉक ड्रिल नहीं की गई है, न ही किसी की ऑक्सीजन बंद की गई, न ही ऐसा कोई प्रमाण है। कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और सुनिए। मरीजों की मौत की जांच के लिए गठित की गई डेथ ऑडिट कमेटी ने बताया कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन रोकने से नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत कोमोर्बिड और अन्य बीमारियों के कारण हुई है। डीएम साहब ने प्रबंधक के बयान को गंभीरता से लेते हुए बिना किसी रोक टोक और पूछताछ के अपनी जांच रिपोर्ट में उनको तरजीह दी है। डीएम साहब ने अपनी जांच में मौत की मॉक ड्रिल की परिभाषा भी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि ऑक्सीजन का असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन करना ही मॉक ड्रिल है। आपको बता दें कि असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, जिसमें पता चला कि 22 मरीजों की स्थिति गंभीर है। क्लीन चिट में, अरे माफ कीजिएगा, जांच रिपोर्ट में सिर्फ प्रबंधक साहब के ही बयान है, न किसी पीड़ित का बयान, न किसी मृतक के परिजन की बात। इस खूनी क्लीन चिट के बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि सिर्फ पारस अस्पताल प्रबंधक के बयान के आधार पर रिपोर्ट क्यों बनाई गई। सवाल ये कि आखिर जांच अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से बात क्यों नहीं की। सवाल ये कि जांच रिपोर्ट में परिजनों का बयान क्यों नहीं लिया गया। सवाल ये भी कि बिना इन सवालों के जवाब मिले अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट क्यों दे दी गई। हालांकि ऐसे ही कई सवाल डीएम साहब ने अपनी जांच रिपोर्ट में भी किए हैं, जिसमें सामने आए वीडियोस की जांच करने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी कि अगर अभी वीडियोस की जांच ही नहीं की गई तो डीएम साहब को हॉस्पिटल के प्रबंधक अरिंजय जैन को क्लीन चिट देने की जल्दी आखिरकार क्यों थी। वहीं मामले के सवालों की फेहरिस्त लंबी होने की वजह से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने फिर से जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे एक बार फिर फिजाओं में कई सारे सवाल तैरने लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल डीएम साहब की कार्यशैली पर खड़ा होता है। जनता टीवी के लिए आगरा से प्रदीप रावत और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिलने पर सपा प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने, आपको बता दें कि शायरानी अंदाज में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पारस जिसको छू लेता है वो सोने का हो जाता है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। सोने का हो जाता है, जबकि एक वीडियो में ये साफ था कि ऑक्सीजन मॉक ड्रिल की वजह से 22 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन अब पारस ने सरकार में कितनों को छुआ है कि वो क्लीन चिट हो गया, ये योगी आदित्यनाथ जी को जरूर बताना चाहिए। से सरकार ने अपना चरित्र दोहराया है। 22 लोगों की हत्यारे
पारस अस्पताल के मालिक को और अस्पताल को क्लीन चिट देकर ये दिखाया है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ माफिया तंत्र को बचाना चाहती है, माफियाओं को बचाना चाहती है। आम उत्तर प्रदेश के जनमानस में यह सवाल है कि आखिर सिर्फ अस्पताल के मालिक के बयान को क्यों लिया गया, बिना वीडियो की पुष्टि किए उसे मैनिपुलेटेड क्यों बता दिया गया, पीड़ितों के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए। वहीं आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप दोहराया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया है। सपा की ओर से बेटे आनंद चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। पार्टी की ओर से सरकार में मंत्री तक रह चुके अंबिका चौधरी का बसपा से मोह भंग हो चुका है। पूर्वांचल की सियासत में बड़ा फेरबदल इसको देखा जा रहा है, इस तरीके से माना जा रहा है। इससे पहले बसपा की ओर से 2 नेताओं को पार्टी से इस फैसले को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि वो चुनाव जीत के आवे और जिले का विकास भी करे और समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करे। समाजवादी पार्टी आनंद चौधरी का परिवार की पार्टी है। आनंद चौधरी के पिताजी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी। वहीं प्रतापगढ़ पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के 5 सदस्यों का डेलीगेशन पत्रकार सुलभ के घर पहुंचा, जहां सपा के डेलीगेशन ने पत्रकार सुलभ की पत्नी रेणुका से मुलाकात की है। इस दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ सच दिखाने पर पत्रकार की हत्या अत्यंत निंदनीय है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत। नमस्कार।